दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो आज हम एकदम नई किताब को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कल्कि विष्णु का अवतार। यह किताब केविन मिशेल द्वारा लिखी गई है। इससे पहले कि आप इस किताब को सुनना आरंभ करें, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन पंक्तियों को एक बार सुन लें। आपको ऐसा करने में 5 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे, किंतु आप समझ सकेंगे कि यह किताब किस मानसिकता के साथ लिखी गई। यह कोई ऐतिहासिक पुस्तक या फिर कल्कि पुराण का पुनः रूपांतरण नहीं है। यह मूल रूप से एक फैंटेसी है जो कल्कि के जीवन, कलयुग के विचार तथा महाभारत व रामायण के अन्य संदर्भों से प्रेरित है, परंतु यह पूर्ण रूप से कल्पित कथा है। यह उन सभी कहानियों और फिल्मों के प्रति भी लेखक की ओर से एक आभार है जिन्हें उन्होंने पढ़ा और देखा, जैसे स्टार वॉर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स। उन्होंने उन्हें प्रेरणा देते हुए एहसास दिलाया कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई किताब कितनी बड़ी कथा है। अंतर इस बात से पड़ता है कि कथा के पात्र कितने बड़े होने चाहिए। धन्यवाद। अब आप आगे कहानी सुन सकते हैं। प्रस्तावना। कल्कि हरि उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर की ओर मुख किए बैठा था। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करते हुए आलती पालती लगा रखी थी। तेज हवा बहने लगी। वह उसके घुंघराले बाल घावों के निशान से भरे चेहरे पर बिखर गए। उसने 20 फुट ऊंची विशाल पाषाण प्रतिमा की भव्यता को निहारा, जिसके सुडौल धड़ से 4 भुजाएं निकल रही थी। एक भुजा में शंख व अन्य भुजाओं में चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। प्रतिमा के मुख पर सौम्य भाव था, परंतु वह दिखने में दृढ़ प्रतिज्ञा जान पड़ता था। कल्कि उनके सामने एक बोना लग रहा था, परंतु उसे परवाह नहीं थी। वह भगवान विष्णु के सम्मुख सदैव छोटा ही रहेगा। वह आंखें मूंद कर मंत्र जाप करने लगा। उसे शीत का अनुभव नहीं हुआ। उसकी मज्जा के भीतर शीत की सिहरन नहीं दौड़ी, जैसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को अनुभव होती। उसके पास धीरज और प्रबल प्रेरणा की कमी नहीं थी। उसके भीतर भगवान विष्णु की शक्ति उपस्थित थी। मेरे अंग संग रहे। और फिर उसने नेत्र खोल दिए। वह पैरों पर उठ खड़ा हुआ और अपने पैरों से बर्फ झाड़ दी। तोता उसके खरोंचों से भरे कंधे पर आ बैठा। उसने पक्षी को थपथपाया, उसकी गर्दन को हल्का सा खुजलाया। फिर वह रत्नमारु तलवार की ओर बढ़ा, जो जमे हुए ग्लेशियर में कोंची हुई थी। उसने उसे खींचा और उस पर अंकित शब्द पढ़ने लगा। उस पर दिए गए रहस्यमयी प्रतीकों के अलावा उसका अपना ही एक सम्मोहन था। उसने तलवार को म्यान में रखा, अपने अश्व की ओर बढ़ा और उस पर सवार हो गया। उसकी पीठ को हौले से थपथपाकर लगाम को कसकर थामा और उसे हल्का सा टहुका दिया। वह अश्व कोई और नहीं, देवदत्त था। यह नाम एक मनुष्य के नाम पर रखा गया था जिसे वह कभी जानता था। घोड़े के आगे वाले पैर ऊंचे उठे, जिन्होंने क्षण भर के लिए उदित होते हुए सूर्य के आकार को भी ढांप दिया। वह तैयार था। डर कर रहो, क्योंकि वह आ रहा था। भाग 1। शंभल का युद्ध। मरुस्थल के चिलचिलाते ताप के बीच काली अपनी ओर आती सेना को देख सकता था। सेना आकार में बहुत विशाल थी और वे गोलाकार रूप लेकर टिड्डी दल की तरह आगे बढ़ते चले आ रहे थे। वह सब इस तरह संगठित होकर कदम ताल कर रहे थे, मानो एक एक कदम उन्नत सैन्य रणनीतियों के अनुसार रखा जा रहा हो। अभी तक वह अपनी दूरबीन से केवल सीमित सा दृश्य ही देख पा रहा था। वह देख सकता था कि सिपाहियों ने संगठन की बाहरी टुकड़ियों में ढाल और भाले ले रखे थे। उन्होंने भारी शीर्षासन तथा पूरे शरीर पर धातु की बनी गद्दियां पहनी हुई थी। मैं यह सब कैसे करूंगा? उसके मस्तिष्क में अपने शत्रु के सैनिक दस्तों को पराजित करने की हजारों योजनाएं दौड़ गई, परंतु उसने दूरबीन नीचे की और अपने सेनापति कोको को थमाकर अपने खेमे की ओर बढ़ गया। वह दर्जनों बैलों के पास से होकर निकला, जिन्हें वह अपने साथ युद्ध में सहायता के लिए उत्तर से लेकर आया था। पर अभी यह तय करना बाकी था कि उनसे कैसे काम लेना है। महोगनी लकड़ी के वृक्ष से बनी मेज बीच में रखी थी, जिस पर नक्शों और चित्रों का ढेर लगा था। उसके ऊपर रखे दीपक से इतनी रोशनी हो रही थी जो उन्हें देखने के लिए पर्याप्त थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर नक्शे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे अपने सेनापति का स्वर सुनाई दिया। सरदार, वे लोग आए हैं। हद है। काली मन ही मन खींचा। क्या विको को वापस आ गई? नहीं, अभी नहीं आई, कोको ने शांतिपूर्वक कहा। काले को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कोको की बहन विकोको को खतरनाक रणभूमि में
शत्रु के काम करने के तरीके और योजनाओं की जानकारी लेने भेजा था। और इसके बावजूद कोको की ओर से कोई संदेह या हिचक नहीं थी। वे काली के लिए रक्त संकल्प से बंधे थे और वह जो भी आदेश देता वे उसे पूरा करते, चाहे उनके प्राण ही संकट में क्यों ना पड़ जाएं। खेमे का पर्दा हटा और उसने नीली आंखों वाले कबीले के राजकुमार वासुकी के साथ कुबेर को देखा। वह मोटा आदमी था जिसने एक जीवित रोएदार नेवले को गले में लपेट रखा था। उनके साथ ही भयंकर शारीरिक गठन और खराब सड़े हुए दांतों वाला रक्तप भी था। आप सब एक साथ मेरे विनीत आवास में आ पहुंचे, जबकि आप लोगों का कोई सभ्य इतिहास नहीं है। रक्तप ने बात आरंभ की। काली, हमसे नाराज मत हो। तुमने हमें इंद्रगढ़ के शासन में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। हमें तो ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा। इस दौरान कुबेर फलों की टोकरियों के पास रखे मदिरा के गिलास तक आया और अपने लिए एक गिलास में मदिरा डाल ली। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्रिय साथी हमें निराश नहीं करना चाहता। वह अब तक अपने सारे वचन निभाता आया है, परंतु मैं यह भी निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर हमारी हार हुई तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब मैं सोच सकता हूँ मैं और मेरे लोगों ने तुम्हारा साथ क्यों दिया। काली ने खीसें निपोरी। मेरी हार नहीं होगी। वसुकी ने आंखों के रंग से मेल खाता नीला चोगा पहन रखा था। वह बोला, वेदांत की सेना हमारी सेना के केंद्र तक आ पहुंची है और अभी तक तुम्हारे लोग घोड़ों पर सवार नहीं हो पाए हैं। मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि वे इस स्थान से तत्काल निकलने की तैयारी कर लें। तो तुम मुझसे विदा लेने आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस तरह जल्दी चले गए तो बहुत सुंदर दृश्य देखने से वंचित रह जाओगे। काली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वे आ रहे हैं और हम सभी मारे जाएंगे। हमारे पास उनके आने से पहले पूरा 1 घंटे का समय है। काली ने उन्हें दिलासा दी। 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। हमारे पास वेदांत से लड़ने के लिए भरपूर सेना नहीं है। काली ने हामी भरी। हाँ, परंतु तभी वेकोको ने प्रवेश किया। उसके सुनहरे बाल चेहरे के दोनों ओर किसी आभामंडल जैसे दिखाई दे रहे थे। वह अपने भारी कवच सहित भीतर आई और काली के कान में हौले से कुछ कहा। चक्रव्यूह। कोको ने गर्दन हिलाई। रक्तप हुंकारा। हमें भी तो पता चले क्या हुआ। काली ने एक क्षण के लिए कबीले के मुखियाओं को गौर से देखा। वे सभी विशिष्ट जन आपस में परस्पर घृणा करते थे और काली ने उन्हें एकजुट किया था। वह घुटनों के बल बैठा और उसने एक पंख से नक्शे पर चित्र अंकित किया। तो मेरी सेनापति विकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह रूप में है। चक्रव्यूह? वसुकी ने आंखें सिकोड़ी। इसे एक प्रकार का पूर्ण व्रत या घेरा कह सकते हैं। काली ने आगे कहा, युद्ध भूमि का कौशल। चक्रव्यूह की रचना शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए की जाती है और इसके बाद उन पर आक्रमण होता है। यह कितनी प्रभावी है? कुबेर ने पूछा। हम हार भी सकते हैं। ओह हे भगवान, वसुकी चिल्लाया। यह कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह? वे उस बड़े से गोले में बहुत सारी रेखाएं बनाने लगा जो उसने पहले बनाया था। इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। पहली परत दिखाई देती है जिसमें सैनिक अपने भालों व ढाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो मूलत पैदल सैनिक हैं। यह सैनिक बलि के बकरे हैं। इनकी किसी को परवाह नहीं है। दूसरी पंक्ति में घुड़सवार सेना हाथों में तलवार लिए खड़ी है। तीसरी पंक्ति में धनुर्धर और चौथी पंक्ति में उसने अपने पंख की शाही से पृष्ठ पर अंतिम घुमाव दिया। ठीक इस जगह वेदांत हमें अपने सेनापति के साथ मौजूद मिलेगा। तब तो हमें उस तक जाने के लिए इन प्रशिक्षित, निर्दयी और रक्त के प्यासे सैनिकों की तीनों पंक्तियों को तोड़ना होगा। कुबेर का स्वर अंत तक आते आते कांप गया। हाँ, परंतु वे घेरे में खड़े हैं और वे लगातार घूमते रहेंगे, क्योंकि अगर तुमने घेरे के एक ओर से हमला करके कुछ लोगों को घायल करना चाहा। उसने शक्ति से कागज पर पंख चलाया। तब घेरा घूमेगा और वे लोग अचानक आगे आकर हमला कर देंगे जो कम घायल होंगे। ये तो नरक का घेरा है, सच्ची। कुबेर ने आंखें नचाई। तुम्हारी सेनापति ने यह सब कैसे पता किया? यह तो एक महिला है। फिर भी? रक्तप ने पूछा। विकोको ने हौले से भुनभुनाई और काली हंस दिया। इसकी नज़र बहुत तेज है और किसी सेना की रणनीति देखने के लिए अच्छी नज़र की ही जरूरत होती है। क्या इसे समाप्त करने का कोई तरीका है या फिर हम अपनी राह लें? वसुकी फट पड़ा। जाओ और तुम युद्ध के भगोड़े कहलाओगे। काली उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। एक मूर्ख शहीद बनने की तुलना में कायर बनना कहीं बेहतर है।
वासुकी ने कहा। पान के पत्तों की गंध काली के नथुनों से टकराई। कुबेर ने आ भरी। तुम्हें मेरे और कितने आदमी चाहिए? रक्तप आगे आया। काली मुस्कुराया। आदमी? किसने कहा कि मुझे आदमी चाहिए? राजा वेदांत अपने रथ पर सवार था, जिसके दोनों ओर लंबी तलवारें हाथ में लिए 2 सुरक्षाकर्मी सैनिक मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता थी, पर अपने आदमियों की सुरक्षा के बीच रहना अच्छा लगता था। वेदांत देख सकता था कि प्राचीन ग्रंथों की योजनाएं किस तरह काम आ रही थी। जाने माने रणनीतिज्ञों ने इनका प्रयोग किया और अब उन्हें वह अपने प्रयोग में ला रहा था। वेदांत ने स्वयं से वादा किया कि वह अपने राज्य में वापस जाकर अन्याय के खिलाफ इस जंग पर अपनी वीरता की लंबी लंबी गाथाएं लिखेगा। यह काली अपने मूर्ख और जातिहीन परितक्यों के साथ इलावृति की धरती को रोंद रहा है। उन्हें लगता है कि वे इंद्र के पुत्र को नष्ट कर सकते हैं। उसने गर्व से अपने सैनिकों के आगे घोषणा की। देवराज इंद्र का पुत्र? एक सैनिक ने विनम्रता से पूछा। महाराज, क्या हम एक देवपुत्र की रक्षा कर रहे हैं? हाँ। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह कहाँ है? तुम्हारे ठीक सामने। आप देवराज की संतान हैं? उस सैनिक ने फिर से प्रश्न किया। वास्तव में नहीं, भगवान इंद्र की पूजा करता हूं, इसलिए उन्हें मेरा आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है। ओह ठीक। वह सिपाही निराश हो गया। अब अपनी बकवास बंद करो और युद्ध की चिंता करो। वह धीमे स्वर में बदबुदाया। तुम जैसे गंवार जाहिलों से बात करके क्या फायदा? सैनिक ने चुप्पी साध ली। वेदांत को अपने रथ के अचानक हिलकर बंद होने तक कुछ पता नहीं चला। उसने रथ से बाहर सिर निकालकर देखा और साथ ही सारथी को कोसने लगा। क्या हो गया? महाराज, सेना रुक गई है। रुक गई? वेदांत रथ से कूदा और उसके सुरक्षाकर्मी सैनिक भी साथ ही नीचे आ गए। वह सेनापति के पास गया क्योंकि वह सारी पंक्तियों को अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। सेना को क्यों रोका गया है? सेनापति अपने घोड़े से उतरा और वेदांत को दूरबीन थमा दी। उसने वेदांत के देखने से पहले थूक का गोला गटका और बोला, काली ये ठीक नहीं कर रहा है। फिर उसने सेना को पीछे हटाने को कहा ताकि वेदांत देख सके कि उनके लिए क्या आ रहा था। वेदांत आगे बढ़ा और दूरबीन साध ली। सच्चा और ईमानदार, यह कैसे हो सकता है? हरामी म्लेच्छ जो ठहरा। दुष्ट कहीं का, तुमने कैसे सोच लिया कि यह उचित तरीके से युद्ध में सामना करेगा? हमारे पास आदमियों की संख्या अधिक है। इसके आदमी? वेदांत ने दोबारा दूरबीन से देखा तो उसके शरीर में आतंक की एक लहर सी दौड़ गई। इंद्रराज की कसम, ये कौन से 7वें आसमान की बला चली आ रही है? उसके पैर धूल भरी धरती पर जड़ हो गए थे। महाराज, वे बैल हैं। मैं देख सकता हूं। उसने दूरबीन हटाकर सेनापति को देखा, पर उनके सींगों पर आग क्यों दिखाई दे रही है? काली अपने घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक आगे की ओर झुका और उसने देखा कि भारी संख्या में बैल शत्रुओं की ढाल से टकराए और उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोग डर के मारे भागे तो कुछ ने हमला करना चाहा, पर बैलों ने उन्हें उठाकर दूर पटक दिया। वे सब लड़खड़ाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागे। यह तरीका कारगर रहा। उसने बैल के सिरों पर तेल से भीगे कपड़े लपेटकर बांध दिए। जब कपड़ों में आग लगाई गई तो बैल गुस्से से बौखलाकर भागे। काली की सीटी बजाते ही कोको और विकोको सामने आ खड़े हुए। उनके पीछे कुबेर के आदमी थे। सभी सड़े हुए दांत और तेल युक्त बालों वाले सैनिक थे। इन यक्षों को ले जाओ और इन्हें लंबे और ऊंचे लोगों का निशाना बनाने के लिए बीच में खड़ा करो। पहली पंक्ति टूट गई है, इसलिए हमारे पास सीमित परंतु दूर तक देखने की क्षमता है, उसने कहा। उन दोनों ने हामी भरी। वे सांप सितिज पर आगे की ओर घोड़े दौड़ाते हुए निकल गए और गंदे व सूरों जैसे यक्ष पीछे चले आ रहे थे। वे आकार में छोटे और बहुत मोटे थे, परंतु वे निपुण तीरंदाज थे और काली को अभी यह आवश्यकता थी। कुबेर अपने खेमे से वासुकी और रक्तप के साथ यह सब देख रहा था। वह काली के पास आया। उसका चोगा रेत को चूम रहा था। मेरे आदमी जंग के मैदान में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाते, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि यह काम रक्तप के आदमी कर सकते हैं। हाँ, पर इनकी नजरें तेज हैं और मुझे इस समय यही चाहिए। वहीं दूसरे ओर राक्षस आमने सामने की मुठभेड़ के लिए अच्छे होते हैं, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस जंग में हमारे बहुत आदमियों का नुकसान नहीं होगा और मैं अब यही करने की योजना तैयार कर रहा हूं। और यह योजना सही मायने में क्या होगी? काली ने कुबेर को देखकर आंख दबाई। इसकी चिंता मत करो, बस अपने घोड़े तैयार करवाओ। क्या करवा सकते हो?
पता नहीं यह योजना काम भी आएगी या नहीं। मेरा विश्वास करो, उसके सेनापति और यक्ष अपने अपने स्थान ले चुके थे। अब तक बैलों ने वेदांत के सिपाहियों को अच्छी तरह भटका दिया था। यहाँ तक कि तीरंदाज भी इस ओर से अनजान थे कि वे निशाने पर आ चुके थे। पर सभी यक्षों ने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाए तो कोको ने मुड़कर देखा व गर्दन हिलाई, और काली ने उसे देखकर ऐसा ही किया। कोको उसी क्षण चिल्लाया। बाण तीखे उस्तरों की तरह आकाश में सनसनाते हुए गए और फिर वेदांत की सेना को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड के लिए इतना सा ही। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आप अगला एपिसोड सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।